मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जीके जीएस जो पूछी जाती है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप लोग चैनल पे जाइएगा, वीडियो वाले ऑप्शन पे जा करके वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आप लोगों को जीके का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। झारखंड पुलिस का पेपर हो नहीं जाता, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो को। और किसका कितना स्कोर है कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पलामू। पलामू क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है और झारखंड में 24 जिले तथा 5 प्रमंडल हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल और जानते हैं। झारखंड का जो राजकीय पशु है वो हाथी है। वैज्ञानिक नाम बात करें तो इल्फस मैक्सिमस इंडिकस है। और सबसे बड़ा प्रमंडल क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर है। क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर। और सबसे छोटा प्रमंडल की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो पलामू है। सबसे बड़ा जिला की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो पश्चिमी सिंहभूमि है। और सबसे छोटा जिला की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो रामगढ़ है, ठीक है। और झारखंड में कुल 24 जिले हैं जिन्हें 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं और 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। ये 5 प्रमंडल झारखंड के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती हैं? जनी शिकार, बहुरा, चांडी या मुंडा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनी शिकार। जनी शिकार में महिलाएं पुरुष का वेश धारण करके हथियार लेके निकलती हैं शिकार करने के लिए। और वह जो भी मिलता है जंगलों में, चाहे वो मुर्गा मुर्गी हो, बकरी बकरा हो, कुछ भी, उनको मार करके वो लोग आती हैं और शाम को पकाती हैं। ये त्यौहार 7 दिन तक चलता है और 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं। इस परंपरा को जनी शिकार कहा जाता है। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में मान्यता है कि जनी शिकार के बाद गाँव से बुरी आत्माओं का साया दूर चला जाता है। इससे उनके परिजन बीमार दुखी नहीं होते हैं। इस दौरान महिलाएं जीन्स टी शर्ट पहनकर जंगल व सड़कों पर उतरती हैं और बकरा बकरी, मुर्गे मुर्गियों समेत कई जानवरों का शिकार करके लौटती हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो जनी शिकार है यह त्योहार 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है और 7 दिन तक चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? बिरहोर, संथाल, हो, भूमिज, किस आदिवासी से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा संथाल जनजाति से संबंधित है, ठीक है। किरिंग बापला। आइए किरिंग बापला के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जो किरिंग बापला है, जब लड़की किसी लड़के से गर्भवती हो जाती है तो जोग मांझी अपने हस्तक्षेप से संबंधित व्यक्ति के विवाह न स्वीकार करने पर लड़की के पिता को कन्या मूल दिलवाता है ताकि लड़की का पिता उचित रकम से दूसरा विवाह तय कर सके। मामला को समझे। कोई लड़का अगर किसी लड़की को गर्भवती या प्रेग्नेंट कर देता है तो मान लो वो शादी नहीं करना चाहता उससे, तो वो लड़का उस लड़की के घर वालों को पैसा देता है कि ताकि वो लड़की दूसरी जगह विवाह कर सके, ठीक है। और किरिंग बापला संथाल जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं? किस जिले में? जमशेदपुर, रांची, बोकारो या पाकड़ू? तो किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं? तो इसमें से कोई भी एक जिला नहीं है। आपका एक जिला है कोडरमा एक जिला है। इसमें झारखंड का एक जिला है कोडरमा, और कोडरमा में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए
सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वो कोडरमा है, और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? रांची है। अगला क्वेश्चन है, प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? कौन होता है प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी? मुख्य सचिव होता है, आयुक्त होता है, उपायुक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन होता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयुक्त, या जिसे कमिश्नर भी कहते हैं। ठीक है, प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन? तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद था। और अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। जो नंद वंश का संस्थापक था वो महापद्मनंद था। इस राजवंश का अंतिम शासक घनानंद था। और मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों ने 544 से 322 ईसा पूर्व तक शासन किया था। पहला जो राजवंश था वो हरियंक राजवंश था, जो कि 544 से 412 ईस्वी तक चला। दूसरा शिशुनाग राजवंश 412 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक चला। और तीसरा राजवंश जो था वो नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व था। और हरियंक वंश का पहला शासक कौन था? बिम्बिसार था। और अंतिम शासक नागदर्शक था। शिशुनाग वंश का पहला शासक शिशुनाग और अंतिम शासक नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। और इसके बाद प्रथम साम्राज्य की स्थापना होती है मौर्य वंश की। और मौर्य वंश का जो संस्थापक होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य होता है। और अंतिम शासक मौर्य वंश का बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? किस सूची में उपलब्ध है 16 महाजनपदों की सूची? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। एक बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, इसी में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। देखिए, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और बौद्ध साहित्य की बात करें तो अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची मिलती है। तो बौद्ध साहित्य में भी और जैन साहित्य में भी मिलती है। तो 600 BC में भारत 16 भागों में बटा था और इसी को 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद था वो कहाँ स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में? कहाँ स्थित था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान में। राजस्थान में स्थित था। ठीक है, मत्स्य महाजनपद था वो राजस्थान में स्थित था। बुंदेलखंड क्षेत्र में वत्स महाजनपद था और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी था। कहाँ था? कौशाम्बी था। और रुहेलखंड क्षेत्र में पंचाल महाजनपद था और इसकी 2 राजधानी थी, कामपिल्य जो कि दक्षिण पंचाल और अहिछत्र उत्तर पंचाल। पंचाल जनपद की राजधानियां थी। ये 2 राजधानी थी किसकी? पंचाल महाजनपद की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था। कौन सी वो नदी है? तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा या भरतपूजा? किस नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा झेलम नदी को। झेलम नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। सतलज नदी को शत्रुधि के नाम से जाना जाता था और ब्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैनरमीज कहा गया? किसे अग्रमीज या जैनरमीज कहा गया? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या घनानंद? तो आपका जो राइट आंसर होता है वो है घनानंद। घनानंद को ग्रीक या यूनानी जो लेखक हैं वो अग्रमीज या जैनरमीज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79? बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। आइए देखते हैं बाकी अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। और अनुच्छेद 79 संसद के गठन की बात करता है जिसमें 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक या हितकर है, तो संसद राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बना सकती है। यह है अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से 17। किस में है समानता का अधिकार? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 से 18 तक का जो अनुच्छेद है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। आइए और जानते हैं, जो मौलिक अधिकार है, भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कितने? 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला समता का अधिकार, जिसे समानता का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो अनुच्छेद है वो समता का अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 है संस्थान और सूची 2 है अनुच्छेद। बताइए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में जाएगा? वित्त आयोग किस में जाएगा? प्रशासनिक अधिकरण किस में जाएगा? और संघ लोक सेवा आयोग किस में जाएगा? बताइए। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये अनुच्छेद 148 में जाएगा। ठीक है, इधर से लाइएगा, ये अनुच्छेद 148। और वित्त आयोग अभी आपने पढ़ा 280 में जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण ये आपका जाएगा अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी भी कर लीजिएगा। 323 ए और बी दोनों होते हैं प्रशासनिक अधिकरण से। और संघ लोक सेवा आयोग 315 में जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये था आपका मिलान। देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित है और प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए और बी से संबंधित है और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ ही मिलान करना है। सूची 1 में अनुच्छेद है और सूची 2 में अंतर्वस्तु है। अनुच्छेद 54 है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। किससे कौन संबंधित है? आइए मिलान करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, बिल्कुल सही है, तो इसमें मिलान हो जाएगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है, तो ये भी एकदम सही है। तो सामने सामने का पूरा मिलान होगा। अगला क्वेश्चन आइए डिटेल देखते हैं। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं का, बाजार के लिए और अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? सकल घरेलू उत्पाद। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 10, 12, 14, 16 कितने बैंकों का किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। देखिए, 1980 में
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, माने दोबारा 1969 के बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और 19 जुलाई 1969 को 14 निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन, बड़ी संख्या में एटीएम्स होने के बावजूद अब भी लोग बैंकों की शाखाओं में जाते हैं, इस मसले का कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? यह जमा राशियां नहीं स्वीकारता, बिल्कुल सही है। एटीएम्स में कहां जमा राशियां स्वीकारता है? या बहुत से एटीएम आए हैं जिसमें से इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पाता कि लोग उसमें से पैसा जमा कर दें, बैंक जाना ही पड़ता है, तो यह जमा राशियां नहीं स्वीकारता, बिल्कुल सही है। इसकी नकदी वितरण क्षमता सीमित होती है, बिल्कुल सही है। फिक्स है कि हाँ एटीएम से आप इतने पैसे निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो मानवीय संपर्क का अभाव है, बिल्कुल मानवीय संपर्क का अभाव है। बिना मिले काम, आपको ज़्यादा पैसा निकालना होता है तो आपको बैंक में संपर्क करना ही होता है, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक दर 1% घटा देता है, 1% घटा देता है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? बाजार में कम नकदी होगा, बाजार में अधिक नकदी होगा, बाजार में नकदी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक जमाओं का संग्रहण। क्या होगा? बाजार में अधिक नकदी होगा। जब बैंक दर 1% घट जाएगा तो बाजार में अधिक नकदी होने लगेगी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बाजार में अधिक नकदी होना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक सकता है, क्या कर सकता है? रेपो दर को अपरिवर्तित रख सकता है, या रेपो दर में कमी कर सकता है, या रेपो दर में वृद्धि कर सकता है, या रिवर्स रेपो दर में कमी कर सकता है। क्या होगा? तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई निरंतर बढ़ रही है तो रेपो दर में वृद्धि कर देगा। जब वृद्धि कर देगा तो वहीं पे स्टॉप ले लेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। स्लेट, लिग्नाइट, बैक्साइट, ग्रेनाइट। तो आइए मिलान करते हैं। स्लेट किस में जाएगा? स्लेट कायांतरित शैल में जाएगा। लिग्नाइट अवसादी शैल में जाएगा। बॉक्साइट अलाव खनिज में जाएगा। और ग्रेनाइट आपका आग्नेय शैल में जाएगा। तो ये था आपका मिलान। ये देखिए, स्लेट कायांतरित शैल में, लिग्नाइट अवसादी शैल, बॉक्साइट अलाव खनिज और ग्रेनाइट आग्नेय शैल में जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात इसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है वही भूकंप का मूल स्थान होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, पृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो क्या होगा? अधिकेंद्र भूकंप का बिंदु कौन सा होता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु होता है, या और यही इसी से संबंधित है वो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के क्षेत्र केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप का जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र या मध्य केंद्र? क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कहते हैं उत्केंद्र, उत्केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। भूकंप में जो धरातलीय तरंगे होती हैं क्या? गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक एवं गौण तरंगे। गौण तरंगे को एस तरंगे या एस वेव भी कहते हैं। एल तरंगे होती हैं प्राथमिक तरंगों को, ठीक है। तो क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल तरंगे। एल तरंगे आपका राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। गौण तरंगे
गौण तरंगे को एस वेव भी कहते हैं और एस वेव्स तरंगे ठोस माध्यम में यात्रा कर सकती हैं। किसमें? ठोस माध्यम में यात्रा करती हैं एस वेव। और प्राथमिक तरंगों को पी वेव्स भी कहते हैं, पी वेव्स, ठीक है। और यह ठोस और तरल माध्यम में गमन करती हैं, ठोस और तरल दोनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं पी वेव्स। और पी वेव्स को ही प्राथमिक तरंगे कहते हैं और एस वेव को गौण तरंगे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सागरी तरंगों को, ज्वार भाटे को, भूकंपी तरंगे को, या इनमें से कोई नहीं? तो सिस्मोग्राफ का यूज जो होता है वो होता है भूकंपी तरंगों को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर त्योहार मनाने के पीछे ईसाइयों की मुख्य भावना है, क्या है? ईस्टर त्योहार क्यों मनाते हैं? इस दिन ईसा मसीह ने उपदेश दिया था, या इस दिन ईसा मसीह ने विश्व से विदाई ली थी, या इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, या इस दिन ईसा मसीह नाजरत गए थे। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईसा मसीह इस दिन पुनर्जीवित हुए थे, आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए ईस्टर त्योहार मनाया जाता है ईसाइयों के द्वारा। गुड फ्राइडे तो आप लोग सुने होंगे, उसी दिन उनकी बलि चढ़ाई गई थी, ठीक है। तो वो 3 दिन के बाद जीवित हो गए थे, तो इसलिए ईसाई लोग ईस्टर त्योहार मनाते हैं। गुड फ्राइडे इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और 3 दिन बाद ये पुनर्जीवित हो गए थे और इसीलिए ईस्टर त्योहार मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित वाला क्वेश्चन है। सूची 1 त्योहार है, सूची 2 राज्य है। छऊ कहाँ का है, पोंगल कहाँ का है, बिहू कहाँ का है, ओणम कहाँ का है? तो आइए मिलान करते हैं। जो छऊ है वो पश्चिम बंगाल का है और पोंगल कहाँ का है? पोंगल तमिलनाडु का है और बिहू असम का है और ओणम केरल का है। ओणम कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। तो ये था आपका मिलान। यहाँ देखिए, छऊ पश्चिम बंगाल में, पोंगल तमिलनाडु, बिहू असम में और ओणम केरल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है? कुंभ मेला कहाँ कहाँ मनाया जाता है? प्रयाग, उज्जैन, नासिक, वाराणसी, प्रयाग, उज्जैन, वाराणसी, गंगा सागर, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, उज्जैन। तो सबसे पहले वाराणसी को आप काट दीजिएगा क्योंकि वाराणसी में नहीं मनाया जाता कुंभ मेला, तो वाराणसी वाले सारे ऑप्शन गलत। तो बचा कौन? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। यहाँ पे मनाया जाता है कुंभ मेला, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, गोकुल में, कहाँ मनाया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बरसाना में मनाया जाता है। बरसाना और नंदगांव में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है, ठीक है। तो ये थे बरसाना और नंदगांव गांव में। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके स्कोर कितने हुए ये भी कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।